स्वागत है आपका आज के इस डिस्कशन पैनल में। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अभी जो आईएएस या यूपीएससी मेंस हुआ है उसके पेपर डिस्कशन के बारे में। जीएस 1 और 2 तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बात कर रहे हैं जीएस 3 की। कैसे प्रश्न आए हैं कैसे नहीं, ये तो आपने बहुत जगह सुन ही लिया होगा, लेकिन मूल बात है सीधे मुद्दे की बात पर आ जाए तो इस बार के प्रश्न बेहद निराशाजनक वाले दौर में है। इतना आसान तो कभी आया ही नहीं था। इतना आसान क्यों कर दिए? पीटी के लेवल पर जितना टफ है उतना मेंस के लेवल पर कुछ है ही नहीं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए, डिजिटल रुपए से आप क्या समझते हैं? इस संदर्भ में भारत के केंद्रीय बैंक डिजिटल सीबीडीएस की कार्य प्रणाली तथा प्रगति का वर्णन करिए। 150 शब्दों में है। एक तरीके से यहां पर डिजिटल बैंक के बारे में पूछ रहा है। अगर देखेंगे तो सीबीडीसी, ये जो करेंसी जारी की गई, क्यों जारी की गई और इसका महत्व क्या है, यही दो पक्ष हैं जो आपको जानने हैं। अब चूंकि 150 शब्द है तो इंट्रो और कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। महत्व की बात करें तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंपॉर्टेंट है। जो पहला पॉइंट हमें लिखना होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है। और सबसे बड़ी बात है, इससे जो बॉर्डर के आर पार जहां कहीं भी लेन देन हो सकता है वो होता है। इसमें कहीं भी कोई भी धोखाधड़ी संभव नहीं है। और भी कई तरह की चीजें हैं, मतलब दो ही पक्ष हैं प्रश्न के कि सीबीडीसी क्यों और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। अगर यहां पर देखिए तो ये बताया आरबीआई ने जारी किया है, और इसमें जो कुछ 1 2 3 मेन चीजें हैं वो क्या है, थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मतलब ई खुदरा या ई होलसेल, फिर ब्लॉकचेन से, फिर तकनीक, फिर डिजिटल वॉलेट, ये इनके 3-4 मेथड है। अभी ये चल ही रहा है बैंक नेटवर्क्स के रूप में, और एक तरीके से इसका यूटिलाइजेशन हो रहा है कैशलेस इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंसी में और सीमा पार क्रॉस बॉर्डर के लिए यूटिलाइज हो रहा है। कहने का मतलब है सीबीडीसी क्यों, मतलब आरबीआई के द्वारा जारी और प्लस इनके विविध रूप। पहले लाइन में आपको ये लिखना है, दूसरे लाइन में ये। यहां पर इंट्रो और कंक्लूजन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये 150 शब्दों का है और यहां पर इंट्रो कंक्लूजन नहीं लिखा जाता। मर्जी आपकी, आप चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन उससे कहीं ना कहीं आपका समय बर्बाद होता है। दूसरे प्रश्न की बात करें, इस दृष्टिकोण से परीक्षण करिए कि वित्तीय समावेशन भारत जैसे देश के सामाजिक आर्थिक समावेशन का अभिन्न अंग है। आरबीआई के वित्तीय समावेशन सूचकांक की उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। अब ये जो दूसरा सवाल है ना, वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। कहने का मतलब है ये जो वित्तीय समावेशन है, इकोनॉमी के अगर सिलेबस को आप देख रहे हैं तो उसमें समावेशी विकास एक चैप्टर है, इनफैक्ट शुरुआत वाला। सबसे पूछ रहा है वित्तीय समावेशन का सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है, तो मतलब सामाजिक आर्थिक सरोकार। पहला लाइन आपको यह बताना है कि किस प्रकार ये कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का एक माध्यम बन रहा है और किस तरह ये सामाजिक आर्थिक विकास का एक उपकरण बना है। दूसरा जो आप देखेंगे, जो आरबीआई एक सूचकांक निकालता है, तो सूचकांक से क्या पता लगता है? तो आरबीआई जो इंडेक्स निकालता है उससे एक तरीके से निष्पादन का सही आकलन हो पाता है। ये तो कॉमन सेंस का भी है और पीटी का भी पार्ट है। ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक सरोकार में कई सारी योजनाएं चल रही हैं, जनधन योजना, ये योजना,
ये मतलब यही दो पक्ष हैं प्रश्न के जो एग्जाम यूपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है। तो अगर इसका उत्तर देखेंगे तो कुछ ऐसे है, क्या वित्तीय समावेशन का क्या मतलब है, डीबीटी के रूप में निर्भरता कम हो रही है, पहुंच, उपयोग, गुणवत्ता, इन सब चीजों की पता लगता है। मतलब इतना नॉर्मल प्रश्न क्यों आया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, भारतीय कृषि में लागू किए गए विभिन्न तकनीक मिशनों का वर्णन करिए और खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका का परीक्षण करिए। अब ये जो तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कृषि, एक बार फिर देखिए क्या पूछ रहा है, विभिन्न तकनीक मिशनों का वर्णन करिए और खाद्य सुरक्षा में इनकी भूमिका का परीक्षण करिए। ये जब प्रश्न मैं इधर कंपाइल कर रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है प्रश्न, तो ये मैं जब कंपाइल कर रहा था तो एक बड़ी समस्या ये उभर करके आई कि कई ऐसे प्रश्न होते हैं ना जिनकी उत्तर को लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट होते हैं और हम उनका जब आंसर लिखते हैं तो उसमें इतने पॉइंट हो जाते हैं कि जिसको कट करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए, कृषि तकनीक में मिशन तो बागवानी मिशन है, तिलहन मिशन है, टेक्नोलॉजी मिशन कॉटन है, एग्री स्टैक्स है, ऐसे। अब जब बात आती है मिशन के रूप में तो यहां पर बहुत सारे प्रावधान हैं जो कि इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे 24 से भी ज्यादा भारत सरकार तकनीकों को कर रही है। मतलब कृषि में तकनीक के रूप में क्या है, तो अभी मैंने जैसे नाम दिया तकनीक कौन कौन से, 3-4 का नाम दिया। दूसरा पैरा आपसे पूछ रहा है कि फूड सिक्योरिटी में इनका क्या योगदान है, तो खाद्य सुरक्षा में तो इनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन कैसे हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे उत्पादकता बढ़ रही है, पहली बात। इससे पोषण युक्त अनाज उगाने में सहायता मिल रही है। इससे कुपोषण पे रोकने में, कुपोषण को दूर करने वाले जो अधिकतर बीज हैं उनका उत्पादन संभव हो पाता है और एक तरीके से कृषि उपजों का भंडारण सुविधा भी बढ़ सकता है। तो ये है फूड प्रोडक्शन में, सॉरी, फूड सिक्योरिटी में इनका कंट्रीब्यूशन। यही चीजें बताई गई हैं, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता, पोषण सुरक्षा, जलवायु अनुकूल फसलों के उत्पादन वगैरह होगा। इतना आसान क्यों आया, मतलब ये भी एक अजीब विडंबना है। कृषि उत्पाद विपणन की, अब ये देखिए आयोग वालों की फिर दुष्टता कहिए या क्या, हम उसके लिए शब्द नहीं मिल रहा है, अदक्षता। मेरी हिंदी बहुत अच्छी है बट इसका मतलब क्या होता है, विपणन की अदक्षता को कम करने के लिए कैसे, अरे सीधे पूछिए, इनसिफिशियंटी, उत्पादन विपणन की यहां पे प्रभावी न होने के, ऐसे लिख देते कि आपका एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रभावी क्यों नहीं है और एग्रीकल्चर मार्केटिंग को प्रभावी करने के लिए ई कॉमर्स कैसे सहायता दे सकता है। ये लिखने में क्या जाता है, लेकिन ये देखिए शब्द क्या प्रयोग किए हैं। लेकिन इसीलिए मैं कहता हूं कि बार बार इंग्लिश के वर्ड भी थोड़ा पढ़ लिया करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो समस्या आएगी। ये जानबूझ करके ये लोग कर रहे हैं। अब क्या कहा जाए, कृषि का विपणन, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, अगर देखेंगे तो प्रश्न का पहला लाइन पूछ रहा है प्रभावी क्यों नहीं, उसके बारे में बताना है। और दूसरा, ई कॉमर्स का योगदान कैसे प्रभावशीलता हेतु। यही दो प्रश्न के या प्रश्न के दो पक्ष हैं। तो सबसे बड़ी बात, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि किस प्रकार बिचौलिए यहां उनकी प्रभावी है, जो मंडियां हैं
एपीएमसी करके, उनका प्रभाव है। ठीक उसी तरह भंडारण की समस्या है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सीएसीपी में प्रॉब्लम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रॉब्लम है, एफसीआई में प्रॉब्लम है, नेफेड में प्रॉब्लम है, पीडीएस में प्रॉब्लम है, वगैरह वगैरह। ये है, यही कारण है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोसेस संभव नहीं हो रहा है। ई कॉमर्स क्या करेगा? तो यहां पर फार्मर टू कस्टमर या फिर फार्मर टू मार्केट, फिर उसके बाद इससे इसका मुख्य उद्देश्य है इनमें जितने बिचौलियां हैं वो कम हो जाएंगे, फिर इसका प्राइस मैकेनिज्म बेहतर हो सकता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि क्या इस देश के इतने किसान सक्षम हैं कि वो सारे ई कॉमर्स पर एक्टिव हो सके? तो जब मैं इसका उत्तर तैयार कर रहा था तो मेरे सामने भी यही बात आई कि भाई बिचौलिया हैं, एपीएमसी का एक अधिकार है, और भी कई तरह की चीजें हैं, सीधे मार्केट तक पहुंच हो पाएगी, फसल बर्बादी में कमी हो पाएगी, जो बातें कह करके किसानों को वर्गलाया जा रहा है। लेकिन यहां पर चूंकि यूपीएससी का उत्तर लिखना है, मैंने कई बार ये चीजों को आसानी से समझाया है कि आंसर को लिखना भी एक आर्ट है। अगर आप अच्छी तरीके से आंसर नहीं लिख पाते हैं प्रश्न को समझ के ना, तो समस्या आएगी। इस बुक में मैंने सारी बातें समझाई हैं कि कई बार वास्तविकता को नकारना होता है और एक ब्यूरोक्रेट हमेशा सिस्टम को चलाने वाली मानसिकता के तहत उत्तर को लिखता है। तो यही है, प्रश्न के यही दो पक्ष हैं। उम्मीद है समझ में आ गया। प्रभावी क्यों नहीं, 3-4 पॉइंट है कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग से जुड़े हुए जितने सिस्टम है वो इफेक्टिव नहीं है और ई कॉमर्स इसमें ऐसे ऐसे कर सकता है। बस यही 2 पैराग्राफ इसका एक तरीके से इस प्रश्न की डिमांड है। अगले प्रश्न को देखिए। 2 उदाहरणों को देकर के समझाइए कि जैव प्रौद्योगिकी ने भारतीय किसानों को उनकी नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता की है। अब देखिए, नाशवान फसल, ये वो फसल होते हैं जो कि तुरंत खत्म या फिर नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पर पूछ रहा है जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका। नाशवान फसल के रूप में, के संरक्षण के रूप में। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा एक तरीके से 2 उदाहरण पूछ रहा है, नाशवान फसलों के प्रसंस्करण में कैसे सहायता कर रहा है। तो अभी हमारे यहां जूस बन रहा है, हमारे यहां फलों के गुदा निकाल करके प्रिजर्व किया जा रहा है। एक विशेष प्रकार की तकनीक है जिसका प्रयोग यहां पर प्रभावी हो रहा है। वो तकनीक क्या है आप देखिए, यहां पर मैंने यहां इस चीज को लिखी है। ये देखिए, एंजाइमेटिक टेक्निक, फलों के रस को, गुदे को सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्रयोग हो रहा है। और बायो प्रिजर्वेशन, मतलब ये 2 तकनीक आपको बतानी है एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए या एग्रीकल्चर के मार्केटिंग चीजों के लिए। अब ये तकनीक के बारे में ये 2 तकनीक दिखा देना। एकदम इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहा है मुझे नहीं पता। मतलब बायोटेक, ये किसी भी नोट्स, किसी भी किताब में अगर आप पढ़ेंगे ना कि अभी जैव प्रौद्योगिकी भारतीय कृषि में किस प्रकार की सहायक भूमिका निभा रहे हैं, वहां दिया हुआ है। अजीब स्थिति है। आगे देखिए 6ठे नंबर के प्रश्न को, साइंस टेक से है। एक द्रुत प्रजनन रिएक्टर एफबीआर, एक तापीय परमाणु रिएक्टर के बीच भेद बताइए। कल्पक्कम में स्वदेशी रूप से विकसित प्रथम प्रारूपी प्रोटोटाइप एफबीआर के संदर्भ में क्रांतिका पद की व्याख्या करिए। हमारे देश के स्वच्छ ऊर्जा भविष्य के लिए इसके निहितार्थ क्या है। अगर एक तरीके से देखेंगे तो भारत में जो हमारे परमाणु कार्यक्रम है उन्हीं से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है। परमाणु कार्यक्रम में सबसे पहले जो हमारे 3 चरण वाले कार्यक्रम है उनको आप लिखेंगे।
दूसरा क्या है, एफबीआर, और दूसरा क्या है, तापीय परमाणु रिएक्टर। में क्या अंतर है वो आपको डिफाइन करना है। तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है, प्रोटो में क्रांतिका क्या होती है और ग्रीन एनर्जी के लिए क्या प्रयोग हो रहा है। तीसरा प्रश्न, प्रश्न का तीसरा लाइन है क्रांतिका क्या है, और फिर चौथा लाइन है ऊर्जा सुरक्षा में इनकी क्या योग्यता है। माने यही 4 लाइन आपको प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो 3 चरण वाले हैं, यह आपको पता ही होगा। एफबीआर और तापीय रिएक्टर में सिर्फ एक अंतर है, क्या, वो जो मंदक के रूप में जो चीजें प्रयोग होती हैं, इन्हीं की भूमिका को डिफाइन करना है, सबसे बड़ी बात। और दूसरा क्रांतिका क्या है, तो एक फिक्स टेम्परेचर पर जब रिएक्शन ऑटोमेटिक एक्टिव होने लगता है, इसी को क्रांतिका कहते हैं। मतलब यहां पर रिएक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। तो और ऊर्जा सुरक्षा में इनका क्या योगदान है, तो अभी ऊर्जा सुरक्षा में ये कई सारे रूपों में योगदान करते हैं। स्वच्छ तकनीक है, निवेश थोड़ा ज्यादा है, लेकिन इससे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में इनकी सहायता हो सकती है। इतने ही 3 लाइन में इन चीजों को लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसका उत्तर तैयार कर रहा था मैं, तब यही बात आई, सारी चीजें शायद आगे, हाँ ये रहा। मॉडरेटर के रूप में क्या प्रयोग होता है, एफबीआर में तेज न्यूट्रॉन बिना मंदक के प्लूटोनियम तो पीयू 239 का प्रयोग होता है। क्रांतिका क्या है, वह अवस्था जहां नाभिकीय अभिक्रिया निरंतर और आत्मनिर्भर हो जाती है। और क्लीन एनर्जी में द्वितीय चरण में ही शुरुआत हुआ, मिनिमम एक तरीके से कहिए कि यह सेकंड चरण में आया। इससे जो कचरा होता है वो कम उत्पन्न होता है और इसमें आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हो सकती है। कौन सा इसमें टेक्नोलॉजी की जरूरत है, आप किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किताब जो यूपीएससी लेवल की है, इनफैक्ट मैं आपको यहां लाइव दिखा भी देता हूं, उन सब में आपको यहां पर उपलब्ध मिल जाएगी। जो मैंने भी बुक कंपाइल की है यहां पर, साइंस एंड टेक वाली किताब, इसमें वो सारी चीजें मेंशन है। तो ऐसा कुछ है नहीं, इकोनॉमी की सारी चीजें यहां पर सिक्योरिटी, डिजास्टर, साइंस, टेक और इकोनॉमी सारी चीजें हैं। लगभग सारे प्रश्न इनसे लड़ गए हैं। अब इसमें हम कौन सा डिडोरा पीटे, क्योंकि ये मेरे ही नहीं लड़े हैं, ये सबके लड़े हैं। आगे देखिए, पूछ रहा है उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा करिए कि भारत की पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में द्रुत अवसंरचना विकास और आपदा जोखिम में कमी के बीच विरोधाभास का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है। कह रहे हैं कि भारत के जो इकोलॉजी में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें जो डिजास्टर का रिस्क है उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से आपदा प्रबंधन, व विकासात्मक परियोजनाएं, इन दोनों के बीच में सहसंबंध पूछ रहा है। तो बात होती है विकासात्मक प्रोजेक्ट, तो कोई भी ले ले, जो चर्चा में आया, चारधाम प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में है, और इधर आ जाइए वेस्टर्न घाट में जो बिजली परियोजनाएं चल रही हैं, ये विकासात्मक परियोजना। ऐसे कोई भी उदाहरण आप शामिल कर सकते हैं। अब समस्या क्या रहेगी, समस्या चारधाम जो है वो भूस्खलन वाला इलाका है, और जो पश्चिमी घाट में बिजली उत्पादन की पहल हो रही है उससे वन और पशु
संसाधन दुष्प्रभावित हो रहा है। अब इस चीज को रोकने के लिए क्या है, तो जो एक पर्यावरण संरक्षण के जो पहल है वो हम इंप्लीमेंट करेंगे। कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो यहां पर आपको फिर वही सवाल जब आ जाता था कि कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि जिसका आप प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे। यही बात मैंने इसमें समझाई है कि आपको कागज पे लिखना होगा कि हम सतत विकास करेंगे, हम सतत मूल्य निगरानी सिस्टम लागू करेंगे, हम एक आवश्यकता के अनुसार ही टूरिज्म को प्रमोट करेंगे। यह संभव नहीं है। जैसे उत्तराखंड में टूरिज्म ही जीने खाने का साधन है, अगर उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया या उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया तो पूरा का पूरा चौपट हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं। बुक्स में कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होता है, और आपको लिखना कुछ और होता है। इसमें मैंने यही समझाया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक ऑन यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग में क्या लिखना होता है, एक जब विश्लेषक लिखता है तो सारी बातें सही सही लिख करके फैला देता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब एक ब्यूरोक्रेट लिखता है ना, तो उसके राइटिंग में ये सब सारी चीजें होनी चाहिए, या ये कहिए उसमें बताना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार क्या कैसे और किस तरह की सारी चीजें हो रही हैं, जिसके वजह से ये समस्या उत्पन्न हो रही है। अब देखिए, जो यहां पर आपको बताना है कि जो इकोसिस्टम के लिए सेंसिटिव है, चार धाम सड़क परियोजना, भूस्खलन हो रहा है, वेस्टर्न घाट में वाटर प्रोजेक्ट्स हैं, तो भाई आपदा सक्षम अवसंरचना का विकास करेंगे, कठोर पर्यावरण नियमों का आकलन करेंगे, सीमित पर्यटन लेकर के आएंगे, जो कि संभव नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहल करेंगे। क्या पहल करेंगे, तो वही आपदा को देखते हुए परियोजना को अलाउ करेंगे। दूसरा, निगरानी सिस्टम बेहतर रखेंगे, और तीसरा, लिमिटेड टूरिज्म करेंगे। सैटरडे संडे में हरिद्वार और मसूरी का क्या हाल होता है, हम दिल्ली वालों से पूछिए, जगह नहीं मिलती है। गर्मी के दिनों में मसूरी तो छोड़िए, शिमला के सड़क जाम हो जाते हैं। बस ये सारी चीजें हैं। तो मैं फिर यहां से आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, उसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप करनी होगी कि हमको हाउ टू राइट दिस पर्टिकुलरली आंसर। ये याद रखिए। अगला देखिए, कुनमिंगम मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता के उद्देश्य और लक्ष्यों की चर्चा करिए। उपयुक्त उदाहरण देते हुए फ्रेमवर्क को, लक्ष्यों को, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता और पहल का उल्लेख करिए। कह रहा है कुनमिंग प्रोटोकॉल। इतना आसान सवाल क्यों पूछे हो भाई? कोप 15 के बैठक में इसको स्वीकारा किया गया। तो उद्देश्य क्या है? पहला बात तो बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन। दूसरा, लक्ष्य क्या है? और तीसरा, भारत की पहल। तो एक लक्ष्य के रूप में 30x30 मतलब 2030 तक के लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है। जैसे नेट जीरो एट द रेट ऑफ 2017, मतलब 2070 में नेट जीरो के उद्देश्यों को प्राप्त करना है। उसी तरह 2030 तक जैव विविधता के कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भारत की पहल में कुछ कुछ पहल हुए हैं। क्या पहल हुए हैं? तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट बना है, ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक उसी तरह कितने रामसर साइट्स हैं? +70 रामसर साइट्स हैं। ठीक उसी के अलावा जो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जो चीजें चल रही हैं, +50 से भी ज्यादा पशुओं के संरक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं, और कई ऐसे प्रावधान हैं जो कि यहां पर संचालित हो रहे हैं। लेकिन इतना अगर आपके पास है कंटेंट तो पर्याप्त है। देखिए कैसे बताना है। राष्ट्रीय जैव विविधता लक्ष्य मिशन, रामसर स्थल का मिशन लाइफ, प्रोजेक्ट टाइगर, चिंगारा वगैरह वगैरह।
कुल मिला के आपके उत्तर में ये चीजें आनी चाहिए कि कुनमिंग प्रोटोकॉल का एम्बिशन क्या है, लक्ष्य में 2030 का क्या टारगेट है, और भारत की पहल में एक एक्ट बना है, रामसर साइट्स बने हैं, 50 से भी ज्यादा पशुओं के संरक्षण की चीजें चल रही हैं, और एक मिशन लाइफ भी है। मतलब एग्जामिनर यह जानना चाहता है कि आप इसके बारे में सहज और सरल तरीके से जानते हैं या नहीं। किसी भी आप बायोडाइवर्सिटी साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट की बुक को उठाएंगे तो उसमें है, मैंने भी इसमें कंपाइल किया, नॉट मैं, शायद सबके कंटेंट में ये अवेलेबल मिल जाएगा आपको। आगे देखिए 9वां प्रश्न, भारतीय संदर्भ में फर्जी समाचार और दुष्प्रचार किस प्रकार आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करते हैं, इसका वर्णन करें। इस संदर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी जो एक्ट 2021 में है उसके संशोधन के बारे में बताएं। हद है, अब कहा जाए एक तरीके से फेक न्यूज के बारे में पूछा है, या फिर फेक न्यूज और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। 2023 के यूपी पीसीएस में ये प्रश्न आ चुका है। तो जब ये फेक न्यूज होता है तो इनका क्या असर होता है, इससे कम्युनल राइट की संभावना बढ़ती है, दूसरा बढ़ी है, तीसरा मॉब लिंचिंग की प्रॉब्लम देखी गई है, तीसरा अफवाहों की भूमिका आई है, खासकर जितने भी सशस्त्र बल हैं उनके प्रति ये चीजें देखी गई हैं, और इनका प्रयोग चुनावी रणनीति का एक हिस्सा बन गया है। ये चार चीजें बात कही गई हैं, किसके दस्तावेज में कही गई हैं, एनसीआरबी के रिपोर्ट में, कि फेक न्यूज कैसे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए चैलेंज बन रहा है या किस प्रकार यह चैलेंज प्रभावी हो रहा है। अब फिर इसमें जानना है आईटी एक्ट का क्या रोल है। अब इसमें कुछ संशोधित किया गया है, तो अगर आपने देखा होगा तो ओटीटी के लिए गाइडलाइन लागू किया गया है, इसमें फिर उसके बाद एफआईआर का प्रावधान किया गया है, फिर इसके अलावा फैक्ट चेक के लिए कुछ सिस्टम बनाया गया। बस यही दो पहलू हैं इस प्रश्न के। कौन सा स्मार्टनेस या विशेष ज्ञान की जरूरत है, ये रोज अखबारों में आप लोग पढ़ते हैं। अभी तो फेक न्यूज के ऊपर पूरी इंटरनेशनल रिपोर्ट आई थी कि पिछले 10 से 12 सालों में फेक न्यूज कैसे बढ़ रहा है, उनके आंकड़े आए थे, उनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आए थे और केस स्टडी आए थे। मुझे वही पढ़ के चीजें याद हैं। अब मैं आपको क्या ये उत्तर दिखाऊं, ऐसा मतलब इसमें कुछ अलग से दिखाने की जरूरत है भाई, क्या कैसे किस रूप में। ये देखिए वही कम्युनल राइट, मॉब लिंचिंग, चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप, सुरक्षा बलों के खिलाफ भ्रामक प्रचार, आईटी एक्ट में कुछ हुआ है, ओटीटी के लिए सोशल मीडिया फैक्ट चेक यूनिट्स बने हैं, फर्स्ट ओरिजिनेटेड ट्रांसबिलिटी शिकायत निवारण प्रणाली बनी है। आई थिंक ये एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है, इसको तो पीटी लेवल पर ही सारे लोग पढ़ते हैं। आ जाइए 10वें नंबर के प्रश्न पे। बहुत अच्छा प्रश्न है। लद्दाख रणनीतिक रूप से चीन और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। स्थानीय लोगों का दिल और दिमाग जीतने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम BADP और सेना के द्वारा नागरिक कार्रवाई की विवेचना करी है। लद्दाख के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधानों की घोषणा की मांग का भी विवेचना करी है। मतलब लद्दाख में जो भी मूवमेंट चल रहा है या जो भी मूवमेंट चला, जेनजी मूवमेंट की स्थिति है, उसके ऊपर आपसे सवाल पूछा गया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जीएस के किस सेक्शन से है, तो इंटरनल सिक्योरिटी से है। सबसे बड़ी बात, लद्दाख की गतिविधियों में देखेंगे तो लद्दाख की सबसे पहले आपको बताना है कि भौगोलिक सीमा किससे लगती है। तो एवरीबॉडी नोन अबाउट इट कि इसकी सीमा पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन से लगती है। दूसरा, 2019 के बाद से जब से इसे यूटी बनाया गया और जब से यहां पर
बॉर्डर के क्षेत्र में नौ निर्माण वाली चीजें हुई, तब से चीन के साथ झड़प का दौर जारी है। गलवान घाटी में जो कुछ भी हुआ भारत और चीन के बीच में वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब यहीं पर यहां से फिर देखिए, BADP नौ निर्माण चला और इसी के तहत BADP जो चला है, एक तो इससे रक्षा की भावना है, दूसरा इस पूरे एरिया को सिक्योर करना है, और वहां BADP के तहत ही लद्दाख के ऊपर कई सारे चीजें चली। तो सेना के द्वारा अभियान भी चलाया गया कई तरह के, जिसमें स्वास्थ्य से जुड़ा था, सुरक्षा से जुड़ा था और अन्य सारी चीजें भी थी जो सेना के द्वारा लोगों के लिए लागू की गई। उसका एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। फिर इधर देखिए तो लद्दाख में एक तरीके से आंदोलन चला। अगर आपने जेनजी मूवमेंट देखा होगा, और इसी में सोनम वांगचुक पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आए। इसमें इन्होंने कहा है कि हमें छठे अनुसूची का जो भी प्रावधान है उसमें शामिल करें। तो छठी अनुसूची में शामिल करने के पीछे जो है, उनके पीछे उनका यह था कि इन्हें सांस्कृतिक रूप से रक्षा किया जाए, इनके संरक्षण की पहल हो, इनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारी चीजें हैं वो को भी सुरक्षित रखा जाए, इनके जो वन संसाधन हैं इनके ऊपर भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। ये इसकी मांग की सारी मांगे अच्छी हैं। तो फिर केंद्र सरकार इसको मान क्यों नहीं रही है, पहली बात। दूसरा, अगर केंद्र सरकार को लग रहा है ये मांग जायज है तो फिर दर्जा क्यों नहीं दे रही है। यही दो बात है। मैं फिर बात ये कह रहा हूं, यहीं पर आपके लिए फिर इस टाइप की चीजें उभर करके आएंगी कि ठीक है ये सारी मांग जायज है, लेकिन अगर हम इन्हें छठी अनुसूची में शामिल कर देते हैं तो कई सारी समस्याएं उभर करके आ जाएगी। प्रश्न को ध्यान देखिए, सिर्फ ये पूछ क्या रहे हैं, ये पूछ रहे हैं मांगों की विवेचना करिए। ये नहीं पूछ रहे हैं कि मांग जायज है अथवा नाजायज। तो आपको सिर्फ इतना बताना है कि ये मांग हो रही है और इनके मांग के पीछे यही सुरक्षात्मक भाव है। हम तो अपने बच्चे लोगों के लिए यहां तक तैयार कर दिए थे कि जेनजी मूवमेंट का क्या है, कैसे है, किस तरह है और ये मांग सही है अथवा गलत। इनफैक्ट अभी जो जंतर मंतर पर रिजर्वेशन को लेकर के एंटी रिजर्वेशन प्रोविजन के लिए जो मांग उठाई गई उसकी भी चर्चा ऐसे ही होंगे। मांग क्या है और मांग सही है अथवा गलत। एक ब्यूरोक्रेट के लिए सही गलत कुछ नहीं होता, उसके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए राष्ट्र की प्राथमिकता, नेशनल या नेशन की क्या प्रायोरिटी है वो इंपॉर्टेंट होता है, और एक देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। झुकाव अलग चीज है, पसंद और नापसंद अलग चीज है। यही चीजों को मैनेज करना ही सबसे बड़ी स्मार्टनेस है जो मैंने इस पुस्तक में लिखी है, और सारे कंटेंट इसी थीम से लिखे गए हैं। तो मेन बात वही है, लद्दाख के लिए संविधान के 6th शेड्यूल की जो प्रोविजन की मांग की जा रही है, अगर 6th शेड्यूल में इनको शामिल कर लेंगे तो शायद कोई सुरक्षात्मक अगर गतिविधियां होंगी तो वहां पर समस्या आ सकती है। अगर चीन की कहीं आक्रामकता हो गई जैसा कि देखी जा रही है तो उसमें समस्या आ सकती है। इनफैक्ट अभी यूटी है, एक अलग राज्य बनाने की मांग चल रही थी तो उसमें समस्या आ सकती है क्योंकि पूरा का पूरा वो सेंसिटिव एरिया है। तो इसी को लेकर के चल रहा था। बहुत शानदार प्रश्न है। जीएस थर्ड के सिक्योरिटी में सबसे शानदार प्रश्नों की श्रृंखला कड़ी में ये प्रश्न शामिल मुझे लगता है कि इसे करनी चाहिए, कि इसमें कहीं कोई ऐसा फैक्ट नहीं है जिसके लिए विशेष ज्ञान की जरूरत है। एग्जामिनर सिर्फ आपको यह जानना चाहता है कि आपको पता है या नहीं पता है, बस। 11वें नंबर का प्रश्न देखिए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा की प्रमुख चुनौतियां समझाइए। आर्थिक समृद्धि तथा सस्टेनेबिलिटी के साथ ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आप किन उपायों का सुझाव देंगे। अब देखिए, एनर्जी
सिक्योरिटी। प्रश्न एक बार फिर से पढ़िए। चुनौती पूछ रहा है और इकोनॉमिक, थोड़ा इंग्लिश पढ़ ले। इकोनॉमिक ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी के लिए या सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से कैसे क्या इंपॉर्टेंट है। तो चैलेंजेस क्या है और आर्थिक समृद्धि और संधारणीयता। चुनौती क्या है? सबसे बड़ी बात, हम तो आयात पर निर्भर हैं, 80 और 20। दूसरा चुनौती के रूप में दूसरा है पश्चिम एशिया का संकट हमें भयावह करते जा रहा है। और दूसरा जो रिन्यूएबल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या बोलते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा, वो काफी महंगी है। पहला पैरा आपका ये होगा। दूसरा पूछ रहे हैं आर्थिक संवेदी और समृद्धि, इकोनॉमिक्स क्या नाम है, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा क्या होनी चाहिए। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमने एक तरीके से सौर ऊर्जा के ऊपर पहल की है। दूसरा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के ऊपर पहल की है। ठीक उसी तरह हमने 2040 का और 2070 का एक टारगेट फिक्स किया है और कहीं ना कहीं हम अन्य और प्रयास कर रहे हैं जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी का भी पालन हो रहा है। लेकिन फिर वही समस्या आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोयले से हम बिजली उत्पादन करते हैं तो इसका कॉस्ट आता है 2 रुपए प्रति यूनिट। अगर यही एटॉमिक एनर्जी की जो चीजें करते हैं तो आता है 20 रुपए यूनिट। तो क्या भारत की 80% जनसंख्या इस श्रेणी में है कि वो इस महंगे ऊर्जा को कंज्यूम कर सके? अब सोलर एनर्जी को ले, बैटरी वाला रिक्शा भी देखिए कि 3 से 4 साल में वो कबाड़ हो जाता है। चाइना के जो भी सामान आते हैं देखिए वो कबाड़ ज्यादा उत्पन्न कर रहे हैं। हर एक तरीके से कहा जाए सोलर पैनल में भी हर 3 साल पे पैसा लगते रहता है। तो एक सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक उसी तरह हम रिएक्टर लगा रहे हैं तो रिएक्टर में बहुत ज्यादा निवेश है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में कहीं भी छोटा रिएक्टर लग जा रहा है, बट उस रिएक्टर में हमेशा खतरा उत्पन्न रहता है। दूसरा, उस रिएक्टर को अगर बंद भी कर देते हैं तो भी रख रखाव के लिए भारी खर्चे की जरूरत पड़ती है। तो एक बड़ी समस्या यही है। तो इतना आसान प्रश्न पूछा है, इसने प्रॉब्लम नहीं पूछा है। पूछा क्या है, ध्यान दीजिएगा, किन उपायों का आप ऊर्जा सुरक्षा के लिए आप किन उपायों का सुझाव देंगे। अब इतना आसान प्रश्न क्यों पूछ रहे हो भाई, इसके पीछे क्या लॉजिक है तुम्हारा? कहां गया? थोड़ा ऊपर, हाँ ये देखिए, जियो पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, ग्रिड को एकीकृत करने में प्रॉब्लम है, नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य बताए हैं, पंचामृत है और वही नेट जीरो वाला है। कहने का मतलब है यही सारी बातें करनी है जो भारत सरकार कर रही है उसी के बारे में। यहां तो एक स्टेप मैं आगे बता रहा था कि क्या रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी रिसोर्स हैं, टारगेट्स हैं या जो भी प्रोसेस चल रहा है, क्या वो इंक्लूसिवनेस है, क्या वो समावेशी है, क्या वो भारत के सभी लोगों के लिए यूजफुल है? नहीं है। लेकिन प्रश्न की रिक्वायरमेंट ये नहीं है। प्रश्न की रिक्वायरमेंट यही है कि सौर ऊर्जा, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हो रहा है, 2040 और 70 का टारगेट रखा गया है नेट जीरो का। तो ठीक है भाई, यही तो प्रश्न की डिमांड है। पश्चिम एशिया का संकट है, नवीकरण ऊर्जा का महंगा होना है, और सबसे बड़ी बात, सौर ऊर्जा के लिए आप विश्व का केंद्र बना लिए, लेकिन अभी उस सौर ऊर्जा से जो बिजली उत्पन्न हो रही है उसको कैसे पहुंचाएंगे? घर में हमारे जो बिजली आ रही है वो कोयला आधारित टरबाइन से आ रही है, गाड़ी हमारी सीएनजी पे चल रही है,
और छत पे हमारे सोलर एनर्जी चला है, जा रहे हैं हम कभी कभी ऑटो रिक्शा से या बैटरी वाले रिक्शा से। तो एनर्जी का इतना डाइवर्सिफिकेशन है जिससे समस्या आ रही है कि उनको यूनिफिकेशन या एकीकृत कैसे करेंगे। तो प्रश्न के दो ही पक्ष हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बट ये तैयार रहिएगा। प्राइस मैकेनिज्म बिहार में आ चुका है, यूपी में आ चुका है, आईएएस में पहले भी पूछ चुका है, लेकिन इस बार इतना इजी क्यों पूछे, भगवान मालिक है। आगे देखिए, 12वें नंबर पर स्टार्टअप्स किस प्रकार इनोवेशन, नवाचार, एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित कर रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली में वैश्विक तथा घरेलू चुनौतियों की विवेचना करिए तथा उन चुनौतियों को पराजित करने के लिए, अरे भाई चुनौतियों के समाधान शब्द होता है, मतलब पराजित, चुनौती कोई दुश्मन है जिसको पराजित करेंगे, पराजित करने के लिए उपयुक्त सुझाव बताइए। अब कुल मिलाकर के पूछ रहा है स्टार्टअप, तो अब यहां पर, अब चूंकि ये 12वें नंबर का प्रश्न है तो आपको थोड़ा इंट्रो लिखना पड़ेगा, मतलब 250 शब्दों का है। तो आप परिचय बताइए कि जब यह मिशन शुरू हुआ था तो हमारा लक्ष्य था कि वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर पहुंचना या तीसरा रैंक पाना, और इसके तहत कुछ पहल भी हुई। फिर पूछ रहा है उपलब्धि, फिर तीसरा जो प्रश्न पूछ रहा है समस्या, और फिर चौथा जो पूछ रहा है समाधान। अब फिर यहीं पर मैं कहना चाहूंगा कि भारत में स्टार्टअप्स का फेलियरनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, 90% स्टार्टअप्स फेलियर हो रहे हैं। कुछ स्टार्टअप्स जरूर यूनिकॉर्न में आ गए हैं। स्टार्टअप्स के सक्सेसफुल रेट नेगेटिव रूप से जा रहा है, फाइनेंस का प्रॉब्लम अलग है, R&D की प्रॉब्लम अलग है, ये सारी चीजें, बट ये बहुत सारी निगेटिविटी है जो स्टार्टअप की कलई खोल रहे हैं। लेकिन इस चीज को आपको उत्तर में नहीं लिखना है, उत्तर बहुत बैलेंस तरीके से होना चाहिए और उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिविटी के कोई चांस नहीं होना चाहिए। अब उपलब्धि के पूछना है तो जो भी टायर 2 और टायर 3 जो शहर है, कह रहे हैं गवर्नमेंट कि इसमें रोजगार के अवसर बढ़े हैं, इसमें निवेश के भी अवसर बढ़े हैं और इससे कई तरह की समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। करीब करीब यहां पर 20,000 स्टार्टअप्स सफलतम तरीके से हमारे सामने हैं। समस्या क्या है, आगे देखिए। समस्या फंड की है, समस्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, समस्या असफलता की है, समस्या एआई की मिलने वाली चुनौती की है, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसको समाधान कैसे करेंगे, तो ये चीजें हैं, बढ़ाएं, यही तो प्रश्न की डिमांड है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि स्टार्टअप को लेकर के अभी हमारे देश में क्या हो रहा है। उपलब्धि में आप ये भी दे सकते हैं कितने यूनिकॉर्न हुए, क्या हुए, अगर आपको डाटा फैक्ट फिगर याद है। यही 4 चीजें हैं जो आपको यहां पर लिखने हैं और यहां पर ये लिखा भी गया। ये देखिए कैसे क्या है, पहले आप इंट्रो बताएंगे, रोजगार सृजन, टायर 2 टायर 3 शहर में इनोवेशन हो रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट्स मिल रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, फंडिंग विंटर का है, रूल्स रेगुलेशंस का है, और एआई से कई सारी सीमितता मिलती हैं, टैक्स को रियायत दें, कुछ सुझाव में जरूर दे सकते हैं, क्या टैक्स छूट दें, बीमा का प्रावधान रखें और फंड अवेलेबल कराएं, ऐसे कई तरह की चीजें हैं। इतना साधारण सा सवाल पीटी में तो इससे टफ आते हैं, मेंस में क्यों दे रहे हैं पता नहीं, इतना इजी सवाल। 13 नंबर का देखिए, भारतीय कृषि किस प्रकार खाद्य के अभाव में, अब यहां भी देखिए कैसे अनुवाद किए, मन होता है ना इनको 2 थप्पड़ लगाएं। खाद्य अतिरेक स्तर, अरे भैया फूड क्राइसिस, यहां पर ये नहीं लिख सकते थे,
खाद्य अतिरेक लिख रहे हैं, क्या मजाक है, तक रूपांतरित हुई है। खाद्य अभाव, सॉरी, खाद्य अभाव से खाद्य अतिरेक, माफ करिएगा, खाद्य अतिरेक मतलब सरप्लस, उसके लिए क्या क्या किया गया। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ये बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले आप यहां पर इंट्रो लिखेंगे कि हमने कई सारी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। ये आपका इंट्रो हो गया। कब से, तो हमेशा आफ्टर इंडिपेंडेंट लेकर के चलिएगा। कैसे प्राप्त की हैं, तो ध्यान रखिएगा, हमने सीएससीपी बनाया, हमने न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाया, हमने एफसीआई को स्थापित किया, हमने नेफेड को अच्छे तरीके से संचालित किया, हमने पंचवर्षीय योजनाओं को अच्छे तरीके से लागू किया, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ध्यान देते हुए कई सारे रेवोल्यूशन शुरू किए, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, जैसे सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका प्रभाव क्या हुआ, इसका जो प्रभाव क्या हुआ था, ये खाद्य संकट टला और एक तरीके से हमारा बफर स्टॉक बढ़ा। अगर आपको बफर स्टॉक का आंकड़ा याद है तो वो भी आप लिख डालें, जो कि आपको याद होना चाहिए। अब इसके लिए फिर पूछ रहे हैं फसल विविधीकरण, सरकारी कृषि के विविधीकरण हेतु क्या किया गया। तो विविधीकरण के लिए क्या किया गया, तो हॉर्टिकल्चर मिशन शुरू किया गया। ठीक उसी तरह विविधीकरण के लिए मिशन भी शुरू किए गए हैं। ठीक इसी तरह पशुपालन से जुड़ी कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। ठीक इसी तरह फिशिंग या मत्स्य संबंधित योजनाएं भी चली हैं। यही 4 पॉइंट है, यही तो बताना है आपको। ओवरऑल इस प्रश्न से आफ्टर इंडिपेंडेंट मतलब 1947 से आज तक भारत की कृषि की विकास की रूपरेखा कैसे डेवलप होते आई है, एग्जामिनर यही जानना चाहता। बेहतरीन प्रश्न है। मैं इस तरह के प्रश्नों को हमेशा अप्रिशिएट करता हूं कि 250 शब्द में बच्चे से पूरे एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट की कंडीशन ओवरव्यू करा लेते हैं। और आईएएस के पेपर की यही पहचान है। अभी तक के कुछ प्रश्नों में ये मुझे दूसरा ऐसा प्रश्न लगा जो मुझे लगा कि हां, ये प्रश्न है आईएएस के लेवल का या यूपीएससी के लेवल का। मतलब एग्जामिनर बता दे रहा, जानना चाहता है, ये लाइन अपने आप में बता रहा है कि आपने पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर की गतिविधियां 1947 से लेके 2026 तक कैसे रही है, उसकी जानकारी है। अब हॉर्टिकल्चर भी है, मिशन है, एग्रीकल्चर हस्बेंड्री के प्रमोट कर रहे हैं, फिशिंग के लिए का सारी चीजें उभर करके आई हैं। यही तो इसमें हमने लिखा है। इसमें बागवानी मिशन, तिलहन मिशन, ये ऐसे 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 सारी चीजें। 14 पर आ जाइए। भारत सरकार द्वारा किसी क्षेत्र में प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के अनुदान और सहायता की विवेचना करिए। डब्ल्यूटीओ के कृषि समझौते से संबंधित मुद्दों का परीक्षण करिए। इस प्रश्न को देखा ना मैंने तो मुझे पुनः सर पीटने का मन हुआ, क्योंकि जब मैं ग्रेजुएट हुआ था और जब मैंने तैयारी शुरू की थी ना, तो यह पहला प्रश्न है जिसके लिए मैं परेशान हुआ था कि भारतीय कृषि डब्ल्यूटीओ के प्रावधानों से कैसे चुनौतीपूर्ण स्थिति का सामना कर रही है। रट गया था, लेकिन आज ये इतना आसान पूछा है। 50 बार पीटी में आ चुका है, यूपी, बिहार, एमपी। अरे मतलब एक तरीके से पूछ रहा है कृषि सिर्फ कृषि नहीं है, भारत की खाद्य संस्कृति का एक उपकरण है। यह भारत की खाद्य संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मानदंड है। दूसरा पक्ष है सहायता और अनुदान सरकार क्या देती है।
और तीसरा पक्ष है WTO के प्रोविजन क्या है। ठीक है, परिचय देने के बाद खाद्य सहायता में आप देखिए कि सरकार हर साल एग्रीकल्चर बजट का अलॉटमेंट करती है। दूसरा, सरकार हर साल सब्सिडी देती है, इनपुट सब्सिडी। इसके अलावा सरकार हर साल PM किसान का डायरेक्ट एक तरीके से कुछ कैश वाला वो चीजें कर देती है। ठीक उसी तरह सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की भी घोषणा करती है। ऐसे ही ये 3-4 इतना पर्याप्त है। सब्सिडी का प्रावधान W2 कह रहा है, एक तो एम्बर सब्सिडी, अब ये आपको सब्सिडी पता होना चाहिए। दूसरा MSP पर, और तीसरा अन्य पर। WTO के कुछ जो नीतियां हैं वो भारत के हितों के विरुद्ध हो रही हैं, शायद मुझे लग रहा है एवरीबॉडी नोन अबाउट इट। और लास्ट में कंक्लूजन जोड़िए, क्या जोड़ना है आपको कि WTO के प्रावधान भारत के हितों के अनुकूल नहीं है या भारत के हितों के प्रतिकूल हैं। क्यों प्रतिकूल हैं? कि कृषि हमारा या कृषि हमारे यहां व्यापार नहीं है, कृषि हमारे यहां खाद्य संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। यही तो लिखना है। इंट्रो के बाद आंसर का पहला पार्ट बताना है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, कैसे सहायता दे रही है। दूसरा, WTO के प्रोविजन। मतलब ये इतना सिंपल सा सवाल है, आई थिंक किसी भी इकोनॉमी की बुक में आपको मेंशन मिलेगा, यहां भी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। PT से रिलेटेड दर्जनों सवाल यहां पर आ चुके हैं। इसी से 15 नंबर पर आइए, मिशन दृष्टि क्या है, उसकी प्रमुख विशेषता का उल्लेख करिए। 3 मई 2026 को प्रक्षेपित उपग्रह में प्रयुक्त जो भी इमेजिंग टेक्निक्स है उसकी विवेचना करिए, यह विश्व में अपने प्रथम तरह का उपयोग क्यों है। 15वें नंबर का ये जो सवाल है, मिशन दृष्टि से, तो एक लाइन आपको इसके बारे में, सबसे पहला लाइन परिचय का इंट्रो लिखना होगा। तो इसका महत्व क्या है, ये PT के लिए भी सवाल तैयार किया गया था। दूसरा, विशेषता पूछ रहा है और फिर उसकी तकनीक पूछ रहा है और इसकी अनोखा क्यों है। तो मिशन दृष्टि की विशेषता क्या है। तीसरा, इसमें जो पर्टिकुलरली टेक्निक्स प्रयोग हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है और फिर पूछ रहा है ये विश्व में अनोखा क्यों। और फिर आपको निष्कर्ष बताना है। यही 4 लाइन आपके उत्तर की डिमांड है या आपके उत्तर की रिक्वायरमेंट है। अब इसका क्या उत्तर है, जब मैं इसके उत्तर को कंपाइल कर रहा था तब सारी चीजें समझ में आई। ये कहां गया भाई, ये अंतरिक्ष आधारित उन्नत सीमा निगरानी, आपदा प्रबंधन और मैपिंग तीनों कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये मैपिंग के लिए उपयुक्त हैं, मैपिंग के लिए सीमा निगरानी भी करेंगे। दूसरा, आपदा प्रबंधन में भी हैं। और तीसरा क्या है इसका, उच्च रिजोल्यूशन मैपिंग भी ये करेंगे। मतलब उच्च सीमा वाला जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक बनाई गई है वही इंपॉर्टेंट है। हाइपर टेक्निक विश्व में अनोखा क्यों है, क्योंकि यह तीन गुणों वाला सफल उपग्रह है। निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, तो अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत का या इसरो की नई उड़ान है। हमने तैयार किया था, इसरो के सामने संकट क्या है, हमने तैयार किया, इसरो के वैज्ञानिक छोड़ क्यों रहे हैं,
हमने तैयार किया अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र के प्रवेश के बाद क्या क्या प्रभावशीलता सामने आई, या वैश्विक अंतरिक्ष व्यापार में भारत की भूमिका क्या हो सकती है। हमने तैयार किया इसरो की उपलब्धियां। यहां आ गया एकदम इतना आसान सवाल। अभी एक हफ्ते पहले इसी चैनल पर यूट्यूब वीडियो में लगा हुआ है, यूट्यूब पर इसी चैनल पर अपलोड है, इसरो की नई चुनौतियां। उसमें सारी चीजें रखी गई थी कि कैसे साइंटिस्ट छोड़ रहे हैं और कैसे साइंटिस्टों के नियुक्ति को लेकर के जो डिबेट उत्पन्न हो रहा है वो, और इसरो के जो भी भावी योजनाएं हैं उसके ऊपर कई तरह की समस्या आ रही है। कुछ नहीं आया, इतना आसान सा सवाल आया। कहने का मतलब है जो हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्निक्स है, इस शब्द का एक प्रयोग करना है। बाकी विश्व में अनोखा इसीलिए है कि इसमें कई तरह की उपलब्धियां, 3 तरह की उपलब्धियां एक साथ देखने को मिलती हैं। अब आते हैं 16वें नंबर के सवाल पे। क्या है भाई? एजेंटिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, इसकी कार्य प्रणाली को समझाइए, इसके अनुप्रयोगों का वर्णन उचित उदाहरणों के साथ करिए। एजेंटिक एआई प्रणालियों के संबंधों से लाभ, जोखिम और चुनौती। तो एक तरीके से अब यहां पर सीधे परिचय में आपको सीधे बताना होगा तात्पर्य, फिर इसकी महत्व या उपयोगिता क्या है। तीसरा जो इसका पार्ट है, इससे हम क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और चौथा जो इससे समस्या और जो चुनौती है वो बताइए, और फिर इससे रिलेटेड निष्कर्ष बनाइए। तो एआई के कई सारे हैं। एजेंटिंग एआई का मतलब होता है कुछ खास ऐसे एआई हैं जो सेल्फ डिसीजन ले लेते हैं। दूसरा, R&D में उनका उपयोग होता है। और तीसरा मतलब उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होता है। यही इसका महत्व है। उपयोगिता क्या है कि जितने भी नए R&D वाले इलाके हैं या हेल्थ वाले इलाके हैं, उन चीजों में यह यूटिलाइज हो सकते हैं। जैसे मुझे ये कैंसर हो रहा है, पैनक्रियाज में कैंसर है, तो हम अपने इस पैनक्रियाज कैंसर को शॉर्ट आउट करने के लिए एजेंटिक एआई का प्रयोग कर सकते हैं। समस्या या चुनौती क्या है कि वो एक मशीन है और हम इंसान हैं। तो एक तो प्रॉब्लम गोपनीयता का है, दूसरा उसके अंदर संवेदना होगी या नहीं होगी। डॉक्टर बता सकता है कि भाई ये कराना सही होगा या नहीं होगा, मतलब उसका कैलकुलेशन और एक मनुष्य के कैलकुलेशन में अंतर हो सकता है। तीसरा जो है वो है ह्यूमैनिटी का मामला। ह्यूमैनिटी के स्तर पर एजेंटिक एआई कितनी सारी चीजें हैं। चौथी जो समस्या है वो भारत जैसे विकासशील देशों की निर्भरता उच्च देशों पर बनी रहेगी। जैसे एंड्रॉयड फोन के सॉफ्टवेयर्स हैं या एआई से जुड़े हुए जितनी मैकेनिज्म है, उनका मालिकाना हक विकासशील देशों के पास नहीं है। तो एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम ऐसे ही होगी। इसके अलावा और भी चीजें हैं कि जब हर चीज का हम टेक्नोलॉजीकरण करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी निर्भरता उनके ऊपर बनी रहेगी, और संकट के समय में वो कहीं हमारे ही ऊपर अटैक ना कर दे। रजनीकांत का रोबोट अगर आपने फिल्म देखी होगी तो वो सारी चीजें आपके ध्यान में होंगी। बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी तक हम लोग यही पढ़ते थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 क्या बेनिफिशियल है, कैसे चुनौतीपूर्ण है, या एआई हमें कैसे इफेक्टेड कर रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या चुनौती है। लेकिन इस बार एजेंटिंग एआई हम तो इतना तक तैयार किए थे कि अभी वर्तमान में भारत सरकार किस प्रकार एआई का यूटिलाइजेशन कर रही है, और भारत सरकार को कहां कहां एआई के रूप में नए नए प्रोविजन करने की जरूरत है, और अभी जो एआई का हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें अभी हमारा परफॉर्मेंस और प्रॉब्लम क्या क्या, ये भी तैयार करके बैठे थे। लेकिन पूछा इतना आसान है, एजेंटिक एआई, सर पीटने का मन किया। क्या है भाई एजेंटिक एआई? आइए हम दिखाते हैं एजेंटिक एआई क्या है। ये देखिए, उत्तर जनरेट करने के बजाय स्व प्रेरित निर्णय लेते हैं। स्वायत्त जो ऑटोनॉमस गोल सेटिंग होता है, प्लानिंग है, टूल न्यूज है, फीडबैक लूप है। अब इसका अनुप्रयोग क्या है? जो भी रोबोटिक्स में है, मेडिकल डायग्नोस्टिक में है जो मैंने बताया, फाइनेंसिंग मॉडल में है। अभी जो मैंने आपको पैनक्रियाटिक वाला, ये तो मैंने खुद यहाँ आर्मिटेज हॉस्पिटल है वहां पर यूज करके देखा। मैंने पूछा अपने फ्रेंड के लिए कि क्या इनका लीवर
में जो ये चीजें प्रॉब्लम आ रहा है, सर्जरी कराना उचित है, तो रोबोट ने कहा यस वी कैन प्रोसीड्स, लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं, अभी आप मत कराइए, ये खराब हो चुका है, 4-5 साल अभी और खींचिए, इसके बाद देखेंगे। तो ये अंतर है। प्रॉब्लम क्या है? उत्पादकता बढ़ सकती है, जटिल निर्णय ले सकते हैं। चुनौती क्या है? बस वही रेगुलेशन की प्रक्रिया, नैतिकता का प्रश्न, गोपनीयता और अन्य और चीजें। मतलब डिसीजन लेने वाले एआई। लेकिन याद रखिएगा, अगली बार जो मेंस के सवाल बनेंगे वो इसी से बनेंगे कि अभी इन दिस टाइम भारत सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर क्या कर रही है, कहां कहां उसने इनिशिएट किया है, प्रॉब्लम क्या आ रही है, कहां कहां इनिशिएट करने की और जरूरत है, और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बस इतनी ही जरूरत है समझ के स्तर पर, वो आपको किसी भी किताब में मिल जाएगा। आगे आइए, 16 नंबर पर आते हैं। 17 नंबर पर, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में क्या चुनौतियां हैं? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति की फ्रेमवर्क की चर्चा करिए। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पहल की विशेषता बताइए, और दिल्ली और इंदौर के सफलता और विफलता के मामलों की चर्चा करिए। 17 नंबर का सवाल एक तरीके से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। मैंने अपने मित्र से पूछा, भाई ये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तो भूगोल का हिस्सा है, लेकिन पूछा है जीएस थर्ड में, तो इसको जीएस थर्ड में साइंस टेक्स्ट में जोड़ा जाए या फिर सिक्योरिटी में जोड़ा जाए या डिजास्टर मैनेजमेंट में। कारण ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो मानव मलमूत्र कूड़ा कचरा होता है, शहरीकरण से जुड़ा है। इंदौर टॉप पर है, दिल्ली गर्त में है। खैर, प्रश्न एक बार फिर देखिए, तो उन्होंने कहा सबका खिचड़ी है। चैलेंजेस क्या क्या है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकारी नीति की फ्रेमवर्क? तो सबसे पहले आप बताएंगे परिचय के बारे में कि कई समस्याएं हम झेल रहे हैं और कुछ समस्याएं ऐसे भी हैं जो प्रभावी हैं, और उसी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है। सबसे बड़ी बात, इसके लिए एक सरकार ने नीति की घोषणा की है, आपको बताना है वो प्रबंधन नीति क्या है। दूसरा पक्ष क्या है? विशेषता की पहल करिए, और फिर इसका परफॉर्मेंस बताइए। मतलब एग्जैक्ट प्रैक्टिकल पूछा, और फिर निष्कर्ष बताइए। तो जब मैं इस प्रश्न को लिख रहा था ना, तो दिल्ली का तो मुझे अनुभव था और इंदौर का तो अनुभव नहीं, मैं तो कभी गया नहीं है। फॉर एग्जाम्पल निष्पादन की बात करें तो इंदौर की बात करते हैं, 2 केस स्टडी, और दिल्ली। तो इंदौर में देखा गया कि जो कचरा है और कचरा से ठोस प्रबंधन का जो पृथक्करण है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, और डोर टू डोर कचरे को इकट्ठा किया जाता है। तीसरा, वहां पर एक तरीके से लोगों की सहभागिता बहुत अच्छी है और लोग भी इसमें शामिल हैं, मतलब नियम का पालन करने में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो कचरा का अलगाव होता है वो एकदम गर्त पर है। मुखर्जी नगर के जस्ट पीछे देखिएगा, मैं जब दिल्ली में आया था ना, तो मैंने एक पहाड़ देखा, तो मैंने कहा मैंने ज्योग्राफी में तो देखा है, दिल्ली के इस एरिया में तो कोई पहाड़ नहीं है, ये कैसे? पास में गए तो पता लगा वो भलसवा का कूड़ा का पहाड़ है। बारिश जब होती है तो उसके आसपास 20 प्रकार के नई बीमारियों के लक्षण पनपने लगते हैं। तो दिल्ली में गाजीपुर भी है, भलसवा भी है, और एक तरीके से 2000 कूड़ा घर है। तीसरा, डोर टू डोर ये चीजें संभव नहीं है, और दिल्ली में लोग भी खिचड़ी की तरह हैं जो कूड़े में रहने, कूड़ा को फैलाने में आनंद महसूस करते हैं। एक तो ये चीजें हैं, ये 2 केस स्टडी लगा। निष्कर्ष में हमें करने की जरूरत है या हमें इस तरह की चीजों की जरूरत है। अब 2 चीजें हैं, प्रबंधन निधि और विशेषता। इसमें आपको बताना होगा कि सरकार ने प्रबंधन नीति में कब घोषित की, और विशेषता का मतलब कूड़े कचरे को अलगाव करना है, कूड़ा निस्तारण करना है, या फिर कुछ उसमें अन्य और चीजें करनी है। जैसे
कहाँ गया भाई, मैं आपको दिखा देता हूं, निकलो भाई। हम्म, ये देखिए, स्रोतों का पृथक्करण का अभाव, लैंडफिल कचरे का पहाड़ और अनौपचारिक क्षेत्र का कम एकीकरण। 2016 में नीति आई और स्वच्छ भारत मिशन चला। वही मुझे थोड़ा सा डेट याद नहीं आ रहा था। 2016 की नीति आई है और प्लस अर्बन रिन्यूअल मिशन या स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो चल रहा है। विशेषता में वही सारी बातें हैं, कूड़े का पृथक्करण करना है वगैरह वगैरह। अब ये प्रश्न ज्योग्राफी से है, गवर्नेंस से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है या सिक्योरिटी से, इसका निर्णय आप खुद लीजिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों पूछा। अठारह नंबर के प्रश्नों को देखिए। सामुदायिक सहभागिता प्रभावी आपदा प्रबंधन की आधारशिला है। इत कथन का विश्लेषण भारत से उपयुक्त उदाहरणों के साथ करिए। सामुदायिक सहभागिता की चुनौतियां और मजबूत करने के उपाय बताइए। यहां भी देखिए, मतलब मैं क्या बोलूं, क्यों पूछ रहे हो भाई तुम ऐसा सवाल कि कम्युनिटी यही पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी से डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो बड़ा चर्चे में आया था कि उड़ीसा के चक्रवात या गुजरात के भुज में प्रबंधन, या फिर यहां पर आ जाइए चेन्नई का बाढ़, या फिर भारत में 13 जैसे ऐसे प्लेसेस थे जहां पर पंचायतों ने या शहरी इलाकों ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की और आपदाओं को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली। अब सबसे बड़ी बात यहां पर जब आप परिचय लिखेंगे कि भारत एक नितांत आपदा प्रभावित राज्य देश में शामिल है और आपदा पर नियंत्रण हेतु सामुदायिक गतिविधियों की महत्ता व्यापक रूप से यहां अपरिहार्य है। ये परिचय। अब यहां पर सामुदायिक सहभागिता का मतलब यहां पर हो गया दो चीजें। एक, पंचायती राज का मॉडल मतलब ग्रामीण स्तर पर, और एक शहरी स्तर पर भूमिका महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तीसरा पूछ रहा है इनके एग्जाम्पल बताइए। तो अभी मैंने बताया, चाहे वो गुजरात का भुज हो और चाहे यहां पर उड़ीसा का चक्रवात हो, ये दो उदाहरण आप यहां पर ले सकते हैं। उड़ीसा के दो चीजें हैं। और फिर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 13 ऐसे आपदा चिन्हित क्षेत्र हैं जहां पर सहभागिता देखी गई। यहां सिर्फ दो उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे कई अन्य और उदाहरण जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में आए। ये मत कहिएगा मेरे गांव में ऐसा हुआ, नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में शामिल हुआ है, जिनकी चर्चा हुई है, उनको आप यहां एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। तीसरा, समस्या क्या है? तो भाई समस्या है उचित ट्रेनिंग की। दूसरा, समस्या है फंड की। तीसरी समस्या है अव्यवस्था की। चौथी समस्या है जागरूकता की कमी की। पांचवी समस्या जो देखी जा रही है वो देखी जा रही है लाल फीता शाही की। 5 से ज्यादा न लिखे, मतलब ट्रेनिंग कम है, फंड कम है, अव्यवस्था बहुत ज्यादा है, अवेयरनेस कम है। मैं पढ़ रहा था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के जो हेड हैं उन्होंने एक बात कही थी, हमको 100 रुपया चाहिए और हमको 10 रुपया मिलता है। बजट हमारा 10 ही रुपए है और हमारी रिक्वायरमेंट 100 रुपए है।
तो हम मैनेज कैसे करें, ये बात उन्होंने कही थी। मतलब इतना आसान सा सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई, इससे कैसे पता लगेगा भारत जैसे आपदाग्रस्त देश के लिए आपदाओं पर सही नियंत्रण और प्रभावी भूमिका सामुदायिक भागीदारी से ही 100% संभव है निष्कर्ष में। अब इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। 19वें नंबर का प्रश्न देखिए। जम्मू कश्मीर में उग्रवाद और अस्थिरता के प्रमुख कारणों में से एक अलगाववादी आंदोलन भी रहे हैं। जम्मू कश्मीर को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को स्पष्ट कीजिए। अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने से पहले और बाद की स्थिति पर चर्चा करिए। साथ ही राज्य को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाने में इन दो अनुच्छेदों को निरस्त करने के सकारात्मक प्रभाव की स्पष्ट भूमिका करिए। भाई 5 अगस्त 2019 को हुआ था, पूछ रहे हो 26 में आजादी आजादी लेके रहेंगे आजादी, तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, उसके बाद धाए धाए पैलेट गन, पता नहीं क्या क्या। तो JNK के बारे में ये प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। जब मैं ये बुक कंपाइल कर रहा था ना सिक्योरिटी में, तो मैंने इस प्रश्न को इसमें शामिल किया। तो हमारे पब्लिशर महोदय ने कहा सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है JNK में। हमने कहा रहने तो आएगा, JNK भी आएगा, नॉर्थ ईस्ट भी आएगा, नक्सलवाद भी आएगा, अर्बन नक्सल भी आएगा। लेकिन जब अब दिमागी नक्सल एक नया सिलेबस में आ गया तब उनको लगा। और सबसे बड़ी बात आपको इसमें फिर बताना है, सबसे पहले तो आपको परिचय लिखना है। क्या लिखेंगे परिचय में, मैं अभी बताता हूं आपको। परिचय, दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष, फिर क्या प्रश्न है। इतने पक्ष हैं। एक बार फिर इस बुक को देखिए। अगर आपने कहीं भी लिख दिया कि ये राज्य इस्लामिक आतंकवाद से ग्रस्त है, या यहां की पूरी जनता भारत के विरुद्ध है, या धर्म के आधार पर ही जम्मू अलग है, कश्मीर अलग है, लद्दाख अलग है, और इसका समाधान धर्म के ही आधार पर हो सकता है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप एक अच्छे जानकार बन सकते हैं, विश्लेषक बनते हैं, पत्रकार बन सकते हैं, राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, ब्यूरोक्रेट नहीं बन पाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूरी वस्तु स्थिति को झूठलाना है, और उसका उत्तर एक ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच में ही आपको लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे ये देखिए। परिचय, भारत के आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने वाले कई तत्व हैं, उनमें एक तत्व जम्मू कश्मीर की अलगाववादी स्थिति भी रही है। अलगाववाद के कारणों में पाक अधिकृत स्थिति, पाकिस्तान की स्थिति, दूसरा पाकिस्तान की भूमिका, दूसरा कुछ दल हैं उनकी भूमिका, और सरकार कहती है घाटी के 4 जिले ही आतंकवाद से ग्रस्त हैं, तो आप भी वही लिखिए, सिर्फ 4 जिले। अगर बाकी जगह शांति है तो जाएं, फिर पहलगाम हो जाएगा। आज के ही अखबार में, आज का डेट
क्या है जरा देखें हम। डेट है 8/24/2026। 24 अगस्त के न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस में छपा है कि अभी भी घाटी में लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं या हमले की धमकियां मिल रही हैं कि यहां आओगे तो मार देंगे। लेकिन सरकार कह रही है 4 ही जिले आतंकवाद से ग्रस्त हैं, तो आप भी यही लिखिए। और हमेशा राजनीतिक दल को दोषी दीजिए, पाकिस्तान को दोषी दीजिए। एक शब्द और ज्यादा अगर प्रोपेगेंडा फैला सकते हैं आप, तो एक शब्द का और प्रयोग कर दीजिए कि डीप स्टेट की भूमिका प्रभावी हो गया। इसके अलावा आप कुछ नहीं लिखेंगे, धर्म का नाम नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह। अनुच्छेद 370 का उन्मूलन हुआ तो एक तरीके की स्थिति सामान्य हुई, आप ये कहिए। दूसरा, विश्वास बहाली हुआ, घंटा विश्वास बहाली हुआ। अभी भी फारूक अब्दुल्ला के पार्टी का स्टेटमेंट देख लीजिए, जो सेकुलर दल है उनका देख लीजिए, और वहां पर एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ ने यह तक कह दिया है कि जम्मू कश्मीर शांत दिख रहा है, शांत है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी स्थितियों में जकड़ा हुआ है, चाहे वो बलूचिस्तान हो चाहे वो पीओके हो, सामान्य नहीं है। तीसरा, 2019 के बाद क्या हुआ, तो आर्टिकल या एक तरीके से देखिए क्या हुआ भाई, तो यूटी का दर्जा दिया, फिर उसके बाद चुनाव भी हुआ। मुख्य धारा में कैसे लाया गया, तो चुनाव हुआ है, क्रिकेट प्रीमियर लीग बना है, सिनेमा हॉल खुल गया है, फुटबॉल हो रहा है, हिंदी फिल्मों की शूटिंग शुरू हो गई है, हिंदी भाषी लोग टूरिज्म के लिए अपना रहे हैं, मुख्य धारा में लाया जा रहा है। अब कितना आएगा बताने की जरूरत कुछ समय बाद देखिएगा, और ये देखिएगा क्या हमें मुख्य धारा में लाने की जरूरत है, अलगाववाद पर नियंत्रित करने की जरूरत है, और JNK को एकीकृत करने की पहल आवश्यक है। सच्चाई यह है कि कश्मीर से या घाटी से हिंदुओं का पलायन अभी भी जारी है। 20% घाटी के लोग पलायित होकर जम्मू आ गए। अब ये एक स्थिति है जो हमारे सामने आई है, तो स्थिति कुछ ऐसे है। आइए 20वें नंबर के प्रश्न को देखिए। भारत में आतंकवाद के वित्त पोषण के प्रमुख स्रोत के में नकली मुद्रा और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग पर चर्चा करिए। इन खतरों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही कार्रवाइयों का विवरण प्रस्तुत करिए। आतंकी वित्त पोषण को रोकने में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की भूमिका, इसके सदस्य देशों द्वारा अपनाए जा रहे अनुपालन के तरीकों को पता नहीं क्या क्या। इसी का कोरिलेशन पूछा है। प्रश्न एक बार फिर पूछिए। वित्त पोषण के स्रोत के रूप में नकली मुद्रा और धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग। तो सबसे पहले परिचय लिखेंगे आप 2 लाइन में कि भारत उन देशों में शामिल है जो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देशों में है, और इस आतंकवाद को संचालित करने में वित्तीय प्रावधानों की भूमिका प्रभावपूर्ण रही है। दूसरा, स्रोत बताना है। तीसरा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओहो, FATF की भूमिका और सदस्य देश जा रहा अपनाई तकनीक। इतनी सारी चीजें पूछनी है। जब मैं इसका आंसर तैयार कर रहा था ना, तो
धुरंधर फिल्म देखे होंगे। जाली नोट, मनी लॉन्ड्रिंग, नार्को टेररिज्म, हलाला, डार्कनेट, क्रिप्टो, ये सारी चीजें हैं। मतलब यहां पर बताना है क्या, तो एक हवाला है, डार्कनेट है, नार्को टेररिज्म है, वो अन्य चीजें। फिर पूछ रहे हैं यूएन सेक्रेटरी काउंसिल ने इतना। अब इसमें आपके उत्तर में ये फैक्ट आना चाहिए, जो मुझे लग रहा है किसी भी सिक्योरिटी की किताब में आपको मिल जाएगा। और डेटा शेयर करेंगे। 1267, 1373, इसकी चर्चा एससीओ के कॉन्फ्रेंस में भी हुई थी। और वे सब जानते हैं कि भारत विरोधी भावनाओं को आगे बढ़ाने में चीन और पाकिस्तान कैसे है, तो यूएन की भूमिका आपको बता देनी है। फिर तीसरा क्या है, ग्रे और ब्लैक लिस्टिंग का दबाव पड़ रहा है। एएमएल सीएफटी के 40 सिफारिशों का क्रियान्वयन किया गया है और वैश्विक साझेदारी भी हो रही है। यह पॉइंट थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा। पहले क्या पूछता था, नार्को टेररिज्म क्या है, फिर पूछता था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या है, फिर पूछता था आतंकवाद और संगठित अपराध को जन्म देने में किस संभावित कारकों को बताए, संगठित अपराध के उदाहरण बताइए। अब पूछ रहा है कि इस टेररिज्म को फाइनेंशियल फैसिलिटी अरेंज कराने वाले जितने भी तिक्रम प्रावधान हैं, उसको रोकने के लिए एफएटीएफ बना है, उसकी प्रभावशीलता कैसे है। निसंदेह पिछले 12 सालों की सरकार की उपलब्धियों में तो ये शामिल है ही कि गवर्नमेंट इनको रोकने में प्रभावशाली रूप से सफल होती दिख रही है। बस यही तो लिखना है। अब आपके सामने ये सारी चीजें, मैंने 20 प्रश्नों को यहां पर फ्रेमवर्क करके आपको दिखाया। यही चीजें लिखनी होती हैं एग्जाम में। इसका एक मॉडल उत्तर भी तैयार है यहां पर, ये देखिए यहां पे ऐसे। यूपीएससी के सीट पर मैं कैसे लिख के एक्सप्लेन करता हूं, ये भी आपको बताने की जरूरत नहीं, आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। अब फिर मूल आते हैं कि इस परिस्थिति में आपको आगे क्या करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात, ये जीएस थर्ड का जो आपने पेपर देखा है, शुरुआत करेंगे इको से। इको से आपको एनसीईआरटी को पढ़ना समझना कंपलसरी है। और ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी के अलावा जितने सारे सिलेबस हैं, पहली बात इनको स्टडी करिए, इन सारी चीजों को पॉइंट्स में लिखने का प्रयास करिए और इसका एक ओवरव्यू करते रहिए। कहां होगा, अब इसके लिए भी भागने की जरूरत नहीं है। हम जैसे कुछ शिक्षकों ने ईमानदार पहल की है, जो सोशल मीडिया के तिकड़मों से काफी बाहर हैं या पीछे हैं या दौर से बहुत पीछे चल रहे हैं। जो लोग इतना लिखते हैं पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे सिर्फ बोलना होता है। यहां पे सारी चीजें लिखी हैं, 250 से भी ज्यादा इसमें टॉपिक एकदम सिलेबस की तरह समझाए गए हैं, चाहे साइंस टेक हो या फिर इकोनॉमी हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे सुरक्षा और आपदा प्रबंधन हो, एथिक्स सभी तैयार हो रहा है। ठीक है, यूपी के बारे में भी इंटरव्यू तैयार हो चुका है, यूपी भी तैयार हो चुका। और सबसे बड़ी बात, इस तैयारी शुरू करने के पहले आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ऐसे भी तैयार हो चुका है, हिस्ट्री भी तैयार है, और फिर उसके बाद ये पॉलिटी भी तैयार हो चुका है। बाकी सारी चीजें अभी अमेंडमेंट हो रहा है या उसमें चल रहा है। दूसरा, इको के अलावा आपका जो सबसे ज्यादा महत्व देना है सुरक्षा पर, और सुरक्षा से जुड़ी हुई सारी चीजों के लिए न्यूज़पेपर की एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसे अभी क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अभी डोभाल साहब चीन जा रहे हैं तो किन किन मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। एस जयशंकर अभी रशिया गए हैं तो वो किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। रशिया से डायरेक्ट भारत ट्रेन आ रही है, उनके क्या क्या है। ठीक है, और भी भारत और चीन के बीच में फिर नजदीकियां बढ़ रही हैं दूरियों के बाद भी, या फिर इस्लामिक नाटो में बांग्लादेश शामिल हो रहा है। तो ये सब तमाम तरह की चीजें हैं जो आयर के अलावा सुरक्षा से भी चीजें। आपदा प्रबंधन में हमेशा नॉर्मल से सवाल आते हैं,
और एक और भी है सतत विकास। यहां भी एकदम प्रीवियस ईयर के पहले तो आपको सिलेबस पढ़ना है, पॉइंट लिखना है, ओवरव्यू पढ़ना है और जितने PYQ हैं आप उनको सॉल्व करें, चाहे वो यूपी के हों, चाहे वो बिहार के हों और चाहे वो IS के हों। सभी PYQ को डिस्कस करने से टॉपिक के प्रति आपकी जो नजरिया है वो विकसित होता है। ये तरीका है। इसके अलावा कोई शॉर्टकट तरीका प्रभावी नहीं होगा। हमने 3 पेपर डिस्कस किए, तो पहला और दूसरा तो हमने PDF और लिखा भी। तीसरे में बच्चों ने कहा सर थोड़ा रिटन में समझाइए तो ज्यादा बेहतर होगा, तो यहां रिटन में भी समझाया। अब ऐसे में देखते हैं रिटन कर रहे हैं या पेपर पे लिख रहे हैं, वो भी एक अलग भूमिका होगी, तो इंतजार करिए। चौथे एथिक्स भी समझाएंगे आपको और ऐसे भी। समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात, नहीं समझ में आ रहा है तो और अच्छी बात। मैं पहले कभी नहीं कहा था लाइक करो, सब्सक्राइब करो या मेरा कोर्स खरीद लो, कोई कोर्स नहीं है। देखते रहिए, जुड़ना हो आके ऑफलाइन जुड़िए, ऑनलाइन देखेंगे, लिखिए, बट कहीं भी पढ़िए, अपने आप को जज करते रहिए, राइटिंग खूब करिए और राइटिंग में भी क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है इस चीज का ख्याल रखिए। थैंक यू।